हेलो एवरीवन। अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ वेरियस सप्लाईज की। चलिए मैं जूम इन करता हूँ। ये देखिए आपके सामने आ गया मीनिंग ऑफ वेरियस सप्लाईज। टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज एंड जीरो रेटेड सप्लाईज। ये क्या है? ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 108 ऑफ CGST एक्ट 2017, इसमें क्या बोला? मीनिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच इज लेविएबल, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, चाहे गुड्स या सर्विसेज दोनों, विच इज लेविएबल टू टैक्स, जो टैक्स के दायरे में आता है वो टैक्सेबल सप्लाई। एग्जेम्प्टेड सप्लाई क्या हो गया? गुड्स हो सर्विसेज हो या गुड्स या सर्विसेज दोनों, विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई और होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एग्जेम्प्टेड सप्लाई। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, नील रेटेड एग्जेम्प्ट, इसका क्या मतलब हुआ ये हम बात करेंगे आगे। अभी आप इतनी समझिए कि नील अगर है, अगर ड्यूटी जिसकी नील कर दी गई है, रेट ऑफ ड्यूटी जिसकी नील है या जो फिर एग्जेम्प्ट है, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई जाता है, यानी कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई में आता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई विच इज नॉट लायबल टू टैक्स, चाहे गुड्स हो सर्विसेज हो, गुड्स एंड सर्विस दोनों हो, जो लायबल नहीं है टैक्स के लिए, वो हो गया। ठीक है। अब आ गया जीरो रेटेड सप्लाईज अंडर सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट में इसको डिफाइन किया गया है। फॉलोइंग सप्लाईज आर जीरो रेटेड, चाहे गुड्स हो सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विस दोनों, एक्सपोर्ट हो रहा है तो जीरो रेटेड मानेंगे। सप्लाई टू SEZ हो रहा है यूनिट, SEZ यूनिट या डेवलपर को हो रहा है। आपको पता है SEZ क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। 100% एग्जाम वाले अगर क्षेत्र है कोई भी तो वो होता है। SEZ होता है जैसे इंडिया के किसी पार्ट को हम एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि उस एरिया को हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के वहाँ की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हम मान लेंगे वो पार्ट बिजनेस के लिए इंडिया से बाहर है। यानी कि जो फॉरेन लॉ लगता है वो सारे फॉरेन के लिए जो लॉ लगता है वहाँ लगेगा, और उससे वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग या वहाँ की जो इकोनॉमी बूम करने के लिए वहाँ से ज़्यादा इंडस्ट्री लगेंगी और वहाँ पे बेनिफिट होगा। इसलिए हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं कहीं कई की जगह पे। जैसे आप देखेंगे तो नोएडा में बना हुआ है, महाराष्ट्र के कई जगह बनाया हुआ है, और उसमें गुजरात में बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जोन बनाते हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री मानते हुए लॉ को एडहियर करता है। अगर वहाँ कोई सप्लाई अगर हो रहा है तो, या फिर एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? जीरो रेटेड हो जाएगा। यानी एक्सपोर्ट एग्जेम्प्टेड में नहीं आएगा, एक्सपोर्ट में आएगा जीरो रेटेड में। ठीक है, समझ गए? नॉन GST सप्लाई आपको पता चल गया, जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जो कि टैक्सेबल नहीं है। अब गुड्स नॉट लायबल टू टैक्स, जो टैक्स में नहीं है, नॉन GST आइटम है, वो क्या है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, डीजल, एविएशन फ्यूल फ्यूल एंड नेचुरल गैस, ये सारे अब क्या हो गए? नॉट लायबल टू टैक्स में आ गए। समझ गए? अब मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर की बात करेंगे। यहाँ कोई कंफ्यूजन? नील और एग्जेम्प्टेड बात करता हूँ, जहाँ पे ड्यूटी को नील कर दिया गया है, यानी कि जहाँ रेट का शेड्यूल होता है वहाँ पे ड्यूटी को नील की लिखा हुआ है, वहाँ पे टैक्स रेट नहीं दिया गया, वो नील रेट ऑफ ड्यूटी होता है। भले ही वो प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट नहीं है, यानी कि उस पर GST है, लेकिन रेट को नील करके हम वहाँ पे कर दिए हैं। एक होता है कि जो एग्जेम्प्ट कर दिया गया गुड्स को, तो जब एग्जेम्प्ट करते हैं तो ये पार्लियामेंट के थ्रू एग्जेम्प्ट होता है। नील रेट ऑफ ड्यूटी कभी भी तुरंत आपको नोटिफिकेशन के थ्रू नील रेट को हटा के ड्यूटी बढ़ा लगा के उस पे आपको चार्ज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एग्जेम्प्ट वाले गुड्स को टैक्सेबल बनाना, लेकिन नील रेटेड को हम जल्दी बना देंगे। तो गुड्स को आपको दायरे में कम समय के लिए दायरे में हटाने के लिए रेट को हम नील कर देते हैं,
अगर आपको गुड्स लगता है कि नहीं यार एग्जेम्पशन के बेसिस पे है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, तो हम वहाँ पे एग्जेम्प्ट कर देते हैं कि आने वाले दिनों में हम उसकी एग्जेम्पशन भी रखने वाले हैं, तो हम उसको एग्जेम्प्ट करते हैं। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ CGST एक्ट, aggregate turnover means aggregate value of taxable supplies, exempt supplies, exports, इंटरस्टेट सप्लाईज, ये सब को जोड़ देंगे तो हम एग्रीगेट टर्नओवर होगा। यानी कि किस तरह का कोई भी सप्लाई अगर हुआ है उस सेम पैन नंबर पे, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी हो, तो यहाँ जीएसटी की बात नहीं कर रहा है, सेम पैन की बात कर रहा है। यानी कि एक पैन पे अगर 4 आपने जीएसटी ले रखा हो, तो चारों में जो सप्लाई हुए होंगे सबको जोड़ लेंगे। पैन कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पैन कर रहा है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी जो इनकम टैक्स में आपको पैन मिला है उसको पे जो भी जीएसटी नंबर लिए गए होंगे जितने भी, उस पे ये सारा ऐड कर लेंगे तो एग्रीगेट टर्नओवर माना जाएगा। बट एक्सक्लूड्स इनवर्ट सप्लाईज which is taxable पर payable by the reverse charge basis, CGST, AGST, GST एक सब इस तरह से इनको एक्सक्लूड कर दिए हैं हम किससे, गुड्स से। इनवर्ट सप्लाईज विच टैक्सेबल इज पेबल किया है, तो इस तरह से आप यहाँ पे। हाँ दोस्तों, अब बात कर रहे थे हम इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच द टैक्सेबल इज पेबल, एक्सक्लूड कर रहे हैं हम कहाँ पे, मीनिंग से, किसके मीनिंग से, हम एग्रीगेट टर्नओवर के। इनवर्ट सप्लाईज टैक्स विच इज पेबल बाय ए पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, रिवर्स चार्ज बेसिस पे अगर आपका कोई इनवर्ट सप्लाईज हुआ है तो वो हम हटा देंगे, और CGST AGST का जो पेमेंट होता है जो आपका चार्ज की गई होगी वो हटा देंगे, यानी कि उसके हटा के हम इस पे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, एक क्लियर है टर्नओवर कैसे निकालेंगे एग्रीगेट टर्नओवर। अब आते हैं, बात करते हैं GST ऑन सेल ऑफ फ्लैट्स एंड बिल्डिंग्स, ये बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। चलिए इस पे हम डिस्कस करते हैं। बिफोर ऑब्टेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 9 पढ़ रहा हूं मैं यहाँ पे। बिफोर ऑब्टेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच ईवर इज अर्लियर, पहला कह रहा है कि कंप्लीशन होने से पहले या ऑक्यूपेंसी कोई आदमी उस घर में नहीं रह रहा है जो पहले हो जाए, तो क्या होगा, आफ्टर ऑब्टेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और या फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्टेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लो या फिर ऑक्यूपेंसी दे दो किसी को, उसके पहले जीएसटी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होगा। ए नंबर पॉइंट, कंसिडरेशन रिसीव्ड, अगर बिफोर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट से पहले या फर्स्ट ऑक्यूपेशन, मान लो एक टावर बन रहा है, टावर में 50 फ्लैट्स है, तो या तो फ्लैट्स 50 फ्लैट बन गया, गवर्नमेंट ने जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी ने आपको कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट दे दिया, एक तो ये प्रोसीजर हो गया, या फिर नहीं भी मिला है लेकिन आपने किसी को पोजीशन दे रहा है, दे दिए आप, उसमें किसी एक फ्लैट में कोई पहला आदमी रहने आ गया, इस दोनों से पहले अगर आपने कंसिडरेशन ले लिया तो पेबल पेबल हो जाएगा जीएसटी, यानी कि नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम सप्लाई, सप्लाई से इसको बाहर नहीं कर सकते, हम इसको जीएसटी एप्लीकेबल मानेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को क्या मानेंगे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ट्रांजेक्शन को वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज मानते हुए हम इस पर टैक्स लगाएंगे। बी, बिफोर ऑप्टेनिंग सर्टिफिकेट में तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे अगर कंसेशन रिसीव कर लिया आप, अगर आपने ऑप्ट कर लिया कंप्लीशन सर्टिफिकेट फर्स्ट ऑक्यूपेंसी या दोनों से पहले जो हुआ था वो, उसके बाद आपने कंसेशन ले लिया, तो ये शामिल नहीं होगा जीएसटी में, यानी कि जीएसटी नहीं मानेंगे। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में नॉट पेबल, दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम सप्लाई से हट जाएगा, ये सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारा क्या है, जीएसटी के दायरे से बाहर है, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि बना बनाया घर, पहले से बना हुआ घर अगर आप बेचते हैं तो वो जीएसटी उस पर नहीं लगता है, ये इसी कंसेप्ट के तहत आपको जीएसटी नहीं लगता है। जैसे आपने कोई दुकान बेचा, कोई घर बेचा, तो वो बना बनाया घर आप अगर बेच रहे हैं, जो आप रह रहे थे, या पुराना घर बेच रहे हैं, तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। आपने अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, पार्ट तो पहले ले लिया, पार्ट बाद में लिया,
तो पेबल ऑन इंटायर कंसिडरेशन, अगर पहले 1 रुपया भी ले लिया तो उसको हम वर्क कंट्रैक्ट मानते हुए पूरे पे टैक्स लगाएंगे, पूरे पे जीएसटी लगाएंगे। तो इसका खास ध्यान आपको देना होगा। मीनिंग ऑफ, यहाँ पे एक सवाल उठता है, मीनिंग ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स एज वेल एज द सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू द इमूवेबल प्रॉपर्टीज अगेंस्ट द सिंगल ट्रांजेक्शन। सिंगल ट्रांजेक्शंस में दोनों चीज हो रहा है, सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज का भी और गुड्स का ही। जैसे घर बनता है तो वहां पे दोनों चीज लगती है, सर्विसेज भी लगती हैं और गुड्स भी लगता है। तो उसको बाइफरकेट करना बड़ा मुश्किल होता है कि कितना पार्ट सर्विसेज का है, कितना पार्ट गुड्स का है। तो उसको हम बोलते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अर्लियर इंडायरेक्ट, पहले इंडायरेक्ट केसेस में क्या होता है, इंडायरेक्ट टैक्स में क्या होता था? क्लासिफाइड वाज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज में क्लासिफाइड हुआ होता रहता था, एंड जीएसटी क्लासिफाइड एज ए कंप्लीट सर्विसेज। इसको हम कंप्लीट सर्विस मानते हुए, पहले क्या था, हम गुड्स और सर्विसेज को अलग अलग भी मान लेते थे, तो यहाँ पे हम कंप्लीट सर्विसेज मानते हुए सर्विसेज का जो प्रोविजन होगा वो हम लगाएंगे। अब आते हैं, बात करते हैं जॉब वर्क की। 11 नंबर पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं यहाँ पे, मीनिंग ऑफ जॉब वर्क। जॉब वर्क कैरिंग आउट एनी प्रोसेस on the goods belonging to other registered person, the word job worker shall be construed accordingly। आप जॉब वर्क ऐसे समझते हैं, जैसे आपने कोई टेलरिंग करवानी है, अपनी अपनी कोई स्टिचिंग करवा रहे हैं कपड़ा, तो आप क्या करते हैं, अपने आपने कपड़ा परचेज किया और उसको ले जाके जो भी टेलर मास्टर है या बुटीक वाले हैं उनको आपने दे दिया, वो बना दिए या बना दी। उसके बाद आप यूज करते हैं, तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो जॉब किया आपके बिहाफ पे, उसका पैसा लेते हैं, तो उनको हम जॉब वर्क बोलते हैं। इसी तरह से जैसे आपने बिजनेस के केस में देखूं तो कई से मशीनें होती हैं जो कि जाती हैं कहीं पे बनने के लिए, कोई जॉब वर्क कराते हैं तो उसके लिए, जैसे मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे मान लीजिए कि एप्पल है, एप्पल क्या करते हैं, अपनी बैटरी खुद नहीं बनाती, चाइना की कोई और कंपनी है वो बनाती है, तो उसने क्या कर दिया, जो बनाती है कंपनी के बिहाफ पे वो क्या हो गया, जॉब वर्कर हो गई। अब जॉब वर्कर में आप मटेरियल सप्लाई वो करता है नहीं करता है ये अलग मैटर है, लेकिन जॉब वर्क किसी के बिहाफ पे, किसी के ऑर्डर पे जो कोई काम होता है उसको हम जॉब वर्क करते हैं। ठीक है, ये हम तो डेफिनेशंस के कुछ पार्ट्स हमने यहाँ पे क्लियर किया।